आज की टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग मॉनेटरी पॉलिसी वी विल नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज दैट आर अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट एज वेल एज आरबीआई। कंट्री के अंदर मनी सप्लाई, क्रेडिट क्रिएशन कभी बढ़ता भी है, कभी कम भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस सर्कमस्टांसेस। कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी है, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। कभी कभी फॉरेन एक्सचेंज के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके चलते फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आती है, कभी चली भी जाती है, मतलब इनफ्लो होता है, कभी आउटफ्लो होता है। साथ ही साथ फॉरेनर्स हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी कंट्री की करेंसी हमारी कंट्री के अंदर हमारे प्रोडक्शन की एक्टिविटी के अंदर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर जो मनी सप्लाई का सर्कुलेशन है, मनी सप्लाई जो है, साथ ही साथ जो क्रेडिट क्रिएशन है, वो टाइम टाइम पर चेंज होते रहता है, कभी बढ़ता भी है, कभी कम भी होता है। एक्सेसिव कुछ भी हो, मतलब या तो कम हो या तो ज़्यादा हो। लिमिट से जब ज़्यादा होता है या लिमिट से जब कम होता है तो इकोनॉमी के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट होती। जैसे कि मनी सप्लाई अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से लोग डिमांड बढ़ा देंगे, लोग अपनी डिमांड बढ़ा देंगे, जिसके सामने सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी तो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। मनी सप्लाई अगर कम हो जाता है, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन की एक्टिविटी है उसका लेवल डाउन हो जाएगा और रिसेशन और डिप्रेशन की सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक है, कुछ स्टेप्स लेती है, कुछ डिसीजन लेती है, अलग अलग तरीके और मेथड अपनाती है ताकि ये क्रेडिट क्रिएशन और मनी सप्लाई जो कंट्री के अंदर होती है, जो फाइनेंशियल सिस्टम हमारी कंट्री के अंदर चलती है, उसको स्टेबल रखे, उसको कंट्रोल में रखे। स्टेबल रखे, कंट्रोल में रखे मतलब क्या? डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन अगर मनी सप्लाई कम हुई है या क्रेडिट क्रिएशन कम हो गया है तो उसको बढ़ाया जाएगा। अगर मनी सप्लाई बढ़ गया है, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ गया है तो उसको कम करेगा। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की हेल्प से अलग अलग रूल्स, रेगुलेशंस, अलग अलग स्टेप्स लेती है, अलग अलग डिसीज़न लेती है। ये सारे डिसीज़न मिलकर एक बड़ी पॉलिसी फ्रेम करती है। अगर गवर्नमेंट कर रही है, जैसे कि टैक्स को बढ़ाकर या टैक्स को कम करके, सब्सिडीज़ को बढ़ाकर या सब्सिडीज़ को कम करके, अलग अलग टाइप के जो टैक्सेस है वो इम्प्लीमेंट करके, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, ये सारे टैक्सेस को टच करके, इन सारे टैक्सेस के थ्रू चेंजेस करके मनी सप्लाई को या तो बढ़ाने में या तो कम करने में अगर गवर्नमेंट अपना हाथ बटाती है, मतलब अपना हाथ लगाती है, तो उसको फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। और अगर आरबीआई अलग अलग तरीके से, मतलब सर्कुलेशन के अंदर क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स लेती है, जैसे कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट, कमर्शियल बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लोन लेती है उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है, लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का, जो कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आते हैं वो सारे के सारे इन्वेस्ट नहीं करना है, वो सारे के सारे लोन नहीं देना है, जिसको कंट्रोल करने के लिए CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ऐसे अलग अलग रेट्स है जिसके रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन लेकर क्रेडिट क्रिएशन और मनी सप्लाई के ऊपर कंट्रोल करती है। इसको हम लोग क्रेडिट कंट्रोल, फंक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल भी कह सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल में करने का काम है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम है, उसको हम लोग क्रेडिट कंट्रोल भी कह सकते हैं। तो खैर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अलग अलग डिसीजन लेती है, अलग अलग रेट्स को अफेक्ट करती है और मनी सप्लाई को या तो बढ़ाती है या कम करती है, क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाती है या तो कम करती है, उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। ये सारी डिसीजन साथ में मिलकर एक पॉलिसी फ्रेम करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। देखो, हर एक स्कूल की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, अलग अलग स्कूल की अलग अलग पॉलिसी हम लोग देखते हैं। फ़ीस को लेकर किसी स्कूल के अंदर फ़ीस ज़्यादा होती है, किसी स्कूल के अंदर फ़ीस कम होती है, किसी स्कूल के अंदर एडमिशन के टाइम पर ही सारी की सारी फ़ीस भर देनी होती है, किसी स्कूल के अंदर हर महीने भी भर सकते हैं। मतलब ये सारी डिसीज़न ली जाएगी। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कितनी क्लासेस बनानी है, ये भी डिसीज़न ली जाएगी।
तो ये जो डिसीजन, जितनी भी डिसीजन स्कूल वाले लेंगे साथ में मिलकर, वो पर्टिकुलर स्कूल की क्या फ्रेम करेगी? पॉलिसी। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट जो टैक्स और सब्सिडीज़ को चेंजेस करके एक पॉलिसी फ्रेम करती है उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, जो डिसीजन और टूल्स को टच करके चेंज करके पॉलिसी फ्रेम करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। सिंपल टर्म्स में अगर हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को डिफाइन करें तो सेंट्रल बैंक के पास जो अलग अलग रेट्स को अफेक्ट करके क्रेडिट क्रिएशन और मनी सप्लाई को काबू में करने की जो डिसीजन लेने की ताकत होती है उसको क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। देयर आर मेनी डेफिनेशन गिवन बाय मेनी एक्सपर्ट्स एंड इकोनॉमिस्ट्स. Out of them, one is monetary policy constitutes the conscious steps undertaken by the monetary authority which bring about changes in the stock of money, source or generation of money and cost of money. मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या आता है? कॉन्शियस स्टेप्स, सोच समझकर, कैलकुलेटिव, प्रिडिक्शंस, एजम्पशन, अंदाज़ा, लेकिन कैलकुलेटिव अंदाज़ा, सोच समझ कर लिए जाने वाले स्टेप्स अंडरटेकन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी. मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब जिसके पास मनी के रिगार्डिंग कंट्रोल और पावर होता है, वो अथॉरिटी जो हमारी कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और ये स्टेप्स की वजह से क्या होता है? विच ब्रिंग अबाउट चेंजेस, बदलाव लाते हैं. कहाँ बदलाव लाते हैं? इन द स्टॉक ऑफ मनी. एक तरीके से सप्लाई ऑफ मनी भी कह सकते हैं, एक तरीके से स्टॉक ऑफ मनी भी कह सकते हैं. और स्टॉक ऑफ मनी बैंक का भी एक जनरल मीनिंग होता है. बैंक मीन्स स्टॉक ऑफ मनी, कलेक्शन ऑफ फंड. साथ ही साथ और किस में बदलाव आता है? सोर्स एंड जनरेशन ऑफ मनी, कि अलग अलग सोर्स जहाँ से पैसे आते हैं या अलग अलग तरीके जिसके थ्रू पैसे जनरेट होते हैं उसको भी अफेक्ट करते हैं ये स्टेप्स. एंड कॉस्ट ऑफ मनी, पैसा बनाने का भी खर्च होता है, पैसा इश्यू करने का भी खर्च होता है, मतलब पैसे को खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए. से फॉर एग्जांपल अगर करेंसी नोट्स छापने हैं, करेंसी नोट्स इश्यू करने हैं तो मटेरियल लगता है, पूरा कागज़ नहीं होता है, कपड़े जैसा एक अलग मटेरियल आता. फिर उसको छापने के लिए, प्रिंट करने के लिए उसके अलग अलग जो मशीन्स आते हैं वो भी अलग टाइप के होते हैं. उसके अंदर जो यूज़ होने वाली इंक होती है वो भी अलग अलग टाइप की होती है. ये सब के पीछे खर्चा करना पड़ता है. मतलब 1000 रुपये की नोट जो छापेंगे, 1000 की तो अभी बंद हो गई है, लेकिन 2000 की नोट जो छापेंगे तो उस नोट को छापने के लिए भी कुछ पैसे खर्च करने पड़े. 1 रुपये का कॉइन जो इश्यू करेंगे तो 1 रुपये के कॉइन में जो मेटल लगेगा उसकी वैल्यू भी लगेगी और उसके पीछे जो मजूरी होगी, जो लेबर लगेगा वो भी लगेगा. मतलब 1 रुपया अगर इश्यू करना है तो खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा. तो वो कॉस्ट ऑफ मनी, अलग अलग करेंसी को अलग अलग कॉस्ट के थ्रू इश्यू किया जाता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, वो कॉन्शियस स्टेप्स लेती है जिसकी वजह से बदलाव आते हैं. कहाँ पर बदलाव आते हैं? स्टॉक ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी में. मनी जहाँ से जनरेट होता है, मनी की जो अलग अलग सोर्स है उसके अंदर भी बदलाव आते हैं. और साथ ही साथ पैसे के पीछे का जो खर्चा होता है उसमें भी बदलाव आते हैं. तो ये जो कॉन्शियस स्टेप्स लिए जा रहे हैं, सोचे समझे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, वो क्या कहा जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी. अनदर डेफिनेशन इज द पॉलिसी विच एंट्रस्ट्स वेरियस टूल्स ऑफ रेगुलेटिंग सप्लाई ऑफ मनी. वही चीज़ है कॉन्शियस स्टेप्स. उसकी जगह पर इस डेफिनेशन के अंदर क्या यूज़ किया टर्म? वेरियस टूल्स ऑफ रेगुलेटिंग मनी सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ द अपेक्स बैंक, सुपीरियर बैंक, टॉप मोस्ट बैंक, सुप्रीम बैंक, RBI, with the purpose of achieving general economic objectives is called monetary policy. इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं क्योंकि पहले डेफिनेशन के अंदर ही काफ़ी कुछ कवर हो चुका. Another definition, in simple terms, the policy undertaken by the apex bank
for regulating the supply of money in order to maintain economic stability, keeping into consideration the process of economic development and interest of the public is called monetary policy. स्टार्ट में ही मैंने बताया कि कभी कभी सर्कुलेशन के अंदर, कंट्री के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाता है, कभी कभी बहुत कम हो जाता है। तो एक्सेसिव मनी सप्लाई के कारण भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और स्कैरसिटी के कारण भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि जब मनी सप्लाई हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। इन्फ्लेशन के कारण फिर महंगाई बढ़ जाती है। और अगर मनी सप्लाई कम हो जाता है तो क्या होता है? रिसेशन और डिप्रेशन होता है। स्टार्ट के अंदर ही बताया ना। तो स्टेबिलिटी किसको कहेंगे? ना लिमिट से ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ना चाहिए, ना लिमिट से कम होना चाहिए। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता रहे तो ठीक है, वो चलेगा, लेकिन लिमिट से ज़्यादा ना बढ़ना चाहिए, ना लिमिट से ज़्यादा कम होना चाहिए। और ये काम को परफॉर्म करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिन टूल्स का, जिन डिसीजन का सहारा लेती है, उसको क्या बोला जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कहो, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कहो, मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कहो, सब एक ही है। मतलब ये रास्ते, ये वो मेथड है, वो डिसीजंस है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडरटेक करती है, जिसकी वजह से या तो मनी सप्लाई बढ़ेगी या तो मनी सप्लाई कम होगी, डिपेंड करेगा। पहले मेजर्स कौन कौन से हैं उनका मतलब हमें समझना ज़रूरी हो जाएगा, फिर कैसे अफेक्ट करते हैं मनी सप्लाई को वो देखेंगे। तो जब मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग डिस्कस करें तो उसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। एक पार्ट क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स या जनरल मेजर्स कहे जाते हैं, और दूसरा पार्ट सिलेक्टिव और क्वालिटेटिव मेजर्स कहा जाता है, या क्वालिटेटिव टूल्स। मेजर्स कहो, टूल्स कहो, इंस्ट्रूमेंट्स कहो, एक ही बात है। दो पार्ट में डिवीजन, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव को जनरल मेजर्स कहा जाता है और क्वालिटेटिव को सिलेक्टिव मेजर्स कहा जाता है। अब सिलेक्टिव मेजर्स भी कह सकते हैं, सिलेक्टिव टूल्स भी कह सकते हैं। तो पहले क्वांटिटेटिव किसको कहेंगे? जनरल मेजर्स। और क्वालिटेटिव किसको कहेंगे? सिलेक्टिव मेजर्स। उसका शॉर्ट में मीनिंग समझ लेते हैं। क्वांटिटेटिव या जनरल मेजर्स के अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो डिसीजन लेती है, जिन टूल्स का, जिन इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लेती है, वो मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट करती है, ऑन स्पॉट। मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर ही हमको जो डिसीजन ली जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसकी असर इमीडिएटली हमको दिखेगी, डायरेक्टली हमको दिखेगी मनी सप्लाई के ऊपर। जबकि क्वालिटेटिव मेजर्स या सिलेक्टिव मेजर्स, क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर हमको डायरेक्ट इफेक्ट नहीं दिखेगी, शॉर्ट टर्म के अंदर इमीडिएट अफेक्ट नहीं दिखेगी, थोड़ा टाइम लगेगा या इनडायरेक्ट अफेक्ट होगी। तो जो मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट करने वाले टूल्स या मेजर्स हैं, उनको क्या बोलेंगे? जनरल मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स। और जिनका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, इनडायरेक्ट असर होती है, उसको हम लोग क्वालिटेटिव या सिलेक्टिव मेजर्स कहेंगे।